हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बीए स्पेशल। हम लोग पढ़ रहे थे बीए फोर्थ सेमेस्टर में मनी बैंकिंग पेपर को, जिसमें से आज हमारा फोर्थ चैप्टर है मुद्रामान। तो आज हम लोग मुद्रामान को देखेंगे और मूल्यमान में अंतर समझेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग मुद्रामान के प्रकार भी समझेंगे, जैसे धातुमान तथा पत्र मुद्रामान क्या होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रामान की। मुद्रामान क्या होता है? मुद्रामान से आशय उस व्यवस्था से, देखिए ये एक तरह से सिस्टम है जो कि अप्लाई किया जाता है। मुद्रामान से आशय उस व्यवस्था से, मतलब कि जैसे कोई भी व्यवस्था चल रही होती है तो मतलब इसके अंदर क्या क्या कंट्रोल किया जाता है, इस तरह से एक व्यवस्था है, मतलब मैनेजमेंट टाइप की चीज़ है। जैसे इसके अंदर नियम बनाए जाते हैं जो कि देश में लागू किए जाते हैं। तो पढ़ेंगे मुद्रामान से आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत किसी देश की मुद्रा का मूल्य किसी मूल्यवान धातु जैसे सोना या चांदी की निश्चित मात्रा के रूप में निर्धारित किया जाता है और उस मूल्य को स्थिर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। देखिए मुद्रामान जो होती है वह एक व्यवस्था होती है, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत हम लोग मुद्रा का मूल्य तय करते हैं। जैसे रुपए का मूल्य तय किया जाता है, तो इसके अंतर्गत किसी देश की मुद्रा, जैसे भारत देश की मुद्रा है रुपया, तो इसको किसी मूल्यवान धातु, मतलब जैसे सोना हो गई, चांदी हो गई, ये सभी मूल्यवान धातु है, तो इन्हीं की निश्चित मात्रा के रूप में उस रुपए की मात्रा को निर्धारित किया जाता है, उस मूल्य को निर्धारित किया जाता है। और ये एक स्टेबिलिटी बनी रहे, जैसे कि मतलब जो भी निर्धारण किया गया वह बना रहे निरंतर, तो इसको भी कंट्रोल करने का जो मतलब नियम बनाए जाते हैं वो मुद्रामान के अंतर्गत ही आता है। तो ये मुद्रामान की परिभाषा हो गई। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। मुद्रामान से आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत किसी देश की मुद्रा का मूल्य किसी मूल्यवान धातु जैसे सोना या चांदी की निश्चित मात्रा के रूप में निर्धारित किया जाता है और उस मूल्य को स्थिर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। अब मुद्रामान और मूल्यमान में अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मुद्रामान की। मुद्रामान किसी देश की संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था को कहते हैं। जो संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था होती है उस मुद्रा की, किसी देश की मुद्रा की, तो उसको मुद्रामान कहते हैं, जिसके अंतर्गत देश में चलने वाली मुद्राओं के प्रकार, कोष नीति, उनकी परिवर्तनशीलता तथा उनसे संबंधित समस्याओं की जानकारी सम्मिलित रहती है। जैसे इसमें होता है कि किसी देश की मतलब पूरे देश की संपूर्ण मुद्रा व्यवस्था चलती है, मौद्रिक व्यवस्था जो रुपए से रिलेटेड होती है, उसके अंतर्गत देश में जो नीतियां बनाई जाती हैं, मुद्राओं के प्रकार हो गए, कोष नीति हो गई कि वह रुपए कितना बराबर हो गया किस मूल्यवान धातु के, तो उनकी परिवर्तनशीलता, मतलब उसमें जो चेंजमेंट आते हैं टाइम पर, तो वो और उनसे संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनकी भी जानकारी मुद्रामान में ही सम्मिलित रहती है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। मुद्रामान किसी देश की संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत देश में चलने वाली मुद्राओं का प्रकार, कोष नीति, उनकी परिवर्तनशीलता तथा उनसे संबंधित समस्याओं की जानकारी सम्मिलित रहती है। देखिए हो सकता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि मुद्रामान किसी देश की संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहते हैं, मतलब किसी देश की जो संपूर्ण व्यवस्था का संचालन होता है मुद्रा की, तो उसको क्या कहते हैं, मुद्रामान या मूल्यमान। इस तरह से ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। तो अब पढ़ेंगे मूल्यमान क्या होता है। मूल्यमान से आशय मुद्रा की उस इकाई से है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती हैं। जैसे रुपया हो गया, डॉलर, मार्क और रूबल आदि क्रमशः भारत, अमेरिका, जर्मनी और रूस में मूल्यमान है। जैसे देखिए मूल्यमान से आशय मुद्रा की उस इकाई से जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती हैं। जैसे हमारे देश में है तो रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इसी तरह जो रूबल होता है वह रूस की मतलब मुद्रा है। तो इस तरह से जो ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से देश में किस वस्तु या सेवाओं की कीमतें किसके द्वारा व्यक्त की जाएंगी, तो उसको मूल्यमान कहते हैं। मूल्यमान से आशय मुद्रा की उस इकाई से जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती हैं। जैसे किसके थ्रू हम लोग कीमतें व्यक्त करते हैं तो इसका निर्धारण भी किया जाता है। तो कह सकते हैं मूल्यमान से आशय मुद्रा की उस इकाई से जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती हैं। जैसे रुपया, डॉलर, मार्क और रूबल, ये सभी जो हैं वो क्रमशः भारत, अमेरिका और जर्मनी और रूस में मूल्यमान है। ठीक, अब बात करेंगे मुद्रामान का वर्गीकरण। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है मुद्रामान और मुद्रामान मूल्यमान में अंतर। तो अब इसको देखेंगे कि मुद्रामान को किस तरह से बांटा गया। मुद्रामान को दो भागों में बांटा गया, धातुमान और दूसरा पत्र मुद्रामान। हो सकता है कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि मुद्रामान
को कितने प्रकारों में बांटा गया है। 1 मिनट। मुद्रामान को 2 भागों में बांटा गया, धातुमान तथा पत्रमान। तो अब बात करेंगे धातुमान किसे कहते हैं। धातुमान के अंतर्गत देश में धातु की मुद्राएं ही चलती हैं और संपूर्ण मुद्रा व्यवस्था स्वर्ण या चांदी की धातु पर आधारित होती है। जो धातुमान होता है, जैसे किसी देश में धातुमान व्यवस्था लागू होती है, ठीक, तो वो जो धातुमान के अंतर्गत जो देश में धातु की मुद्राएं ही चलती हैं, उस देश में सोने चांदी के सिक्के चलेंगे, उसमें पत्र का जैसे कागज, रुपए, इन सब की कोई भी मूल्य नहीं होगा और संपूर्ण मुद्रा व्यवस्था स्वर्ण या चांदी की धातु पर आधारित होती है। फिर से पढ़ेंगे, धातुमान के अंतर्गत देश में धातु की मुद्राएं ही चलती हैं और संपूर्ण मुद्रा व्यवस्था स्वर्ण या चांदी की धातु पर आधारित होती है। इसी तरह पत्रमान को समझेंगे। पत्रमान में कागज के नोट चलते हैं और सहायक रूप में छोटी मुद्राएं जो हल्की और सस्ती धातुओं की होती हैं प्रचलित होती हैं। जो पत्रमान है, आज के टाइम पर हम लोग देखेंगे पत्रमान ही चल रहा है। जैसे कागज़ के नोट होते हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए 10 रुपये है तो 10 रुपये का नोट होता है जो कि मेन होता है पत्रमान, और उसकी जो सहायक मुद्रा होती है, जैसे जो 10 का सिक्का आता है वो उसकी सहायक मुद्रा में होता है जो कि छोटी और थोड़ी मतलब नॉर्मल धातु से बनी रहती है, सस्ती धातु से, तो इसी को पत्रमान कहते हैं। अब धातुमान को भी निम्न वर्गों में बांटा गया, इसको भी देखेंगे। ये धातुमान के नीचे प्रकार दिए गए, एक धातुमान, द्विधातुमान, बहुधातुमान और मिश्रित धातुमान। ये सभी इसके प्रकार है, एक धातुमान, द्विधातुमान, बहुधातुमान और मिश्रित धातुमान। अब इनको डिटेल में समझेंगे। एक धातुमान, सबसे पहले बात करेंगे एक धातुमान क्या होता है। जब किसी देश की मुद्रा व्यवस्था केवल एक ही धातु स्वर्ण या चांदी पर आधारित होती है तो उसे एक धातुमान कहते हैं। यदि किसी देश में केवल स्वर्ण को ही मुद्रा का आधार माना जाए, जैसे पहले था स्वर्ण काल चलता था, इस तरह से जो किसी देश में केवल एक ही सिक्के प्रचलित हो, केवल सोने के सिक्के प्रचलित हो या केवल चांदी के सिक्के प्रचलित हो, इस तरह से जब होता है तो उसको एक धातुमान कहते हैं। उस देश की मुद्रा व्यवस्था को एक धातुमान कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे द्विधातुमान किसे कहते हैं। बहुत ही इजी लिखा हुआ है और बहुत ही इजी में है एक धातुमान, द्विधातुमान। ये वर्ड से क्लियर हो जाता है कि किसे कहते हैं। जैसे जब द्विधातुमान में आता है मतलब दो, तो जब किसी देश में मुद्रा व्यवस्था दो धातुओं स्वर्ण और चांदी पर आधारित होती है और दोनों को मुद्रा के रूप में मान्यता दी जाती है तो उसे द्विधातुमान कहते हैं, ठीक। मतलब जब सोने या चांदी दोनों के सिक्के प्रचलित होते हैं तो उस देश की मुद्रा व्यवस्था को द्विधातुमान मुद्रा व्यवस्था कहते हैं। इसी तरह बहुधातुमान में देखेंगे, जब किसी देश की मुद्रा व्यवस्था 2 से अधिक धातुओं पर आधारित होती है तो उसे बहुधातुमान कहते हैं। इसमें कई प्रकार की धातुएं मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे मिश्रित धातुमान की। जब मुद्रा व्यवस्था में मुख्य आधार किसी एक धातु का होता है लेकिन अन्य धातुओं का भी सहायक रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे मिश्रित धातुमान कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो मेन रोल है वो सोने के सिक्के चल रहा है, परंतु एक सहायक मुद्रा में चांदी के सिक्के हो गए, तांबे के सिक्के हो गए, ये भी प्रचलन में है, ये भी चलन में है। तो मतलब अगर सोने के सिक्के पर्याप्त नहीं हो पा रहे तो चांदी के सिक्के भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप सामान परचेज कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पत्र मुद्रामान आज के युग की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है क्योंकि यह सरल, लोचदार तथा मितव्ययितापूर्ण है। पत्र मुद्रामान के अंतर्गत देश में पत्र मुद्रा ही मुख्य मुद्रा होती है और धातु की अनेक सहायक मुद्राएं चलन में होती हैं। पत्र मुद्रामान को हम लोग आज के डेट में भी देखते हैं। जो पत्र मुद्रामान होता है, पत्र मुद्रामान आज के युग की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है क्योंकि यह सरल, लोचदार तथा मितव्ययितापूर्ण है। पत्र मुद्रामान के अंतर्गत देश में पत्र मुद्रा ही मुख्य मुद्रा होती है और धातु की अनेक सहायक मुद्राएं चलन में होती हैं। जैसे जो पत्र मुद्रामान है जो कि आज के टाइम पर भी हम लोग देखते हैं, जैसे एटीएम वगैरह भी चलते हैं, लेकिन मोस्टली पत्र मुद्रामान जैसे रुपए का ही यूज़ किया जाता है। और इसकी सहायक मुद्रा में हम लोग धातु के सिक्के, जैसे जो 5 रुपये के सिक्के हो गए, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, पहले के टाइम पर 1-2 के सिक्के भी चलन में थे, पर अब वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। तो ये जो सिक्के होते हैं ये सहायक मुद्रा होती है जिसमें धातु यूज़ की जाती है, और जो रुपए होते हैं वो मेन मुद्रा है पत्र मुद्रामान। तो आज के युग की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था पत्र मुद्रामान ही है। अब देखेंगे अच्छे मुद्रामान के आवश्यक तत्व क्या क्या है।
अच्छे मुद्रामान मतलब कि देश में किस तरह की मुद्रा व्यवस्था होनी चाहिए जो कि सबके लिए लाभदायक हो और सबसे सरल हो, मतलब सबके सभी यूज़ कर सकें। मितव्ययिता, वास्तव में मुद्रा व्यवस्था ऐसी कम खर्चीली होनी चाहिए जिसे प्रत्येक राष्ट्र सुविधापूर्ण स्वीकार कर सके। अगर मुद्राएं बहुत महंगी होगी, मुद्रा व्यवस्था जैसे सोने चांदी के सिक्के चल रहे हैं, तो इसको सभी देश अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से जो मुद्रा व्यवस्था होती है वो होनी चाहिए, वो कम खर्चीली होनी चाहिए। इसके साथ बात करेंगे मूल्य में स्थायित्व। अच्छे मुद्रामान के अंतर्गत मुद्रा के मूल्यों में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होते और मुद्रा की विदेशी विनिमय दरें भी बहुत घटती बढ़ती नहीं है। जैसे जो बात करेंगे मूल्य में स्थायित्व, मतलब कि उनकी जो मूल्य है, मुद्रा का मूल्य है, वह एक तरह से स्थिर होना चाहिए, वह जल्दी घटे बढ़े नहीं। जैसे किसी देश में मान लीजिए अमेरिका और भारत में कंपेयर करें तो पहले अमेरिका, अभी इस टाइम पे रुपए डॉलर के बीच में, मतलब अभी इस टाइम पर डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन काफ़ी टाइम तक $1 80 के बराबर ही रहा है। तो इस तरह से जो मुद्रा का मूल्य होता है वह स्टेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी घट बढ़ रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी वजह से और जो विदेशी विनिमय दरें भी बहुत घटती बढ़ती नहीं है, मतलब एक स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए जिससे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए देश में। क्योंकि अगर ज़्यादा किसी देश की मुद्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस देश का एक मतलब इंडिविजुअल भी प्रभाव पड़ता रहेगा किसी दूसरे देश पर। वो अदृश्य रूप से मतलब कि अगर किसी देश की मुद्रा का मूल्य काफ़ी हाई है तो उस देश का प्रभुत्व भी ज़्यादा स्थापित हो जाता है। इसी तरह से देखेंगे लोच। लोच भी अच्छे मुद्रामान का ही गुण है जो कि होना चाहिए। अच्छे मुद्रामान में मुद्रा व्यवस्था काफ़ी लोचदार होती है, अर्थात मुद्रा की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित रहती है। अगर किसी देश की मुद्रा व्यवस्था बहुत ही कठोर है जिसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता तो भी प्रॉब्लम होती है। परंतु याद रखिएगा कि घटाई बढ़ाई जा सकती है, इससे तात्पर्य ऐसा नहीं कि कभी भी घटाया बढ़ाया जा सके, एक नियम पूर्वक घटाई बढ़ाई जा सकती है, इस तरह से है, परंतु उसको घटाने बढ़ाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद बात करेंगे जन विश्वास। अच्छा मुद्रामान जनता का विश्वास पात्र होता है। आधुनिक युग मुद्रा व्यवस्था में जन विश्वास बनाए रखने के लिए सरकारी प्रशासन की सुव्यवस्था तथा स्थायी सरकार का होना आवश्यक है। देखिए, एक जनता का भरोसा भी होना ज़रूरी है कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी जमा पूंजी, किसी ने अपनी बचत करके रखी, किसी पर्सन ने अपनी बचत करके रखी, और हो सकता है कि मतलब अगर जनता का विश्वास नहीं होगा किसी चीज़, जैसे मान लीजिए सोने को इंसान ने सोने को अपने बचत के रूप में रखा, और जब उसका ये भरोसा ही नहीं है सरकार का कि कब सोने को मतलब उसको हटा दे इस तरह से कि उसकी मान्यता ख़त्म हो जाए, तो इस तरह से विश्वास बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जनता का विश्वास होना चाहिए कि वह जो सेव करके रख रहा है वह उनके लिए आगे प्रॉफिट ही देगा। इस तरह से उनका अभी जो हम लोग रुपए बचा कर रखते हैं तो हम लोगों को विश्वास है कि ये हमें प्रॉफिट देंगे। अगर हम लोगों को भरोसा नहीं होगा कि 500 रुपये जैसे हम लोगों ने बचा कर रखे और वो कभी भी बंद हो जाए, तो इस तरह से नहीं होता। और जब एक बार नोट बंद हुए होते तो उसके पहले ही अनाउंस हो चुका था कि नोट बंद होने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे सरलता। मुद्रामान ऐसा होना चाहिए जिसके नियम उपनियम तथा संचालन सरल हो और व्यवस्था समझने में कोई कठिनाई ना हो। उसके बाद बात करेंगे भारतीय मुद्रामान। भारतीय मुद्रामान को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अब भारत की मुद्रा के बारे में समझेंगे। राष्ट्रीय दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत में कागज के नोट प्रधान मुद्रा है तथा रुपए का सिक्का सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मुद्रा मतलब सहायक मुद्रा है। उसके बाद कागजी मुद्रा स्वर्ण और चांदी में परिवर्तनशील नहीं है। देश में सहायक मुद्राएं भी प्रचलन में हैं जो सांकेतिक होती हैं और सस्ती धातुओं से बनी होती हैं। विदेशी भुगतान केवल रिजर्व बैंक की अनुमति से किया जा सकता है। अब इसको समझेंगे। जो भारत राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत में देखेंगे, जो भारत में कागज़ के नोट प्रधान मुद्रा है। हमारे भारत में केवल कागज़ के नोट प्रधान माना गया, मतलब कागज़ के नोट के थ्रू ही सारे काम होते हैं।
तथा रुपए का सिक्का सांकेतिक मुद्रा है। अगर कागज़ के नोट नहीं होते हैं तो सिक्कों से भी काम चल जाता है, तो एक बार सांकेतिक मुद्रा या सहायक मुद्रा में काउंट कर लिया जाता है। उसके बाद कागजी मुद्रा स्वर्ण और चांदी में परिवर्तनशील नहीं है। जैसे देखिए, ऐसा नहीं है कि कागज़ की मुद्राओं को जोड़ जोड़ कर रखेंगे तो उनको गलाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वह स्वर्ण या चांदी में परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे पत्र मुद्रामान में आते हैं, धातु मुद्रामान में नहीं। उसके बाद देश में सहायक मुद्राएं भी प्रचलन में हैं। देश में सहायक मुद्राएं जैसे जो सिक्के होते हैं जो सस्ती धातु के बने होते हैं वह भी प्रचलन में हैं। और इसके साथ विदेशी भुगतान केवल रिजर्व बैंक की अनुमति से किया जा सकता है। जो विदेशी भुगतान होता है वह उसके लिए आरबीआई की परमिशन काफ़ी ज़रूरी होती है, तो उस विदेशी भुगतान केवल रिजर्व बैंक की अनुमति से ही किया जा सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारत की मुद्रा व्यवस्था कैसी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है, इसलिए भारत को वे सब सुविधाएं प्राप्त हैं जो मुद्रा कोष के सदस्यों को प्राप्त होती हैं। इन सुविधाओं के अनुसार भारत के रुपए का मूल्य विशेष आहरण अधिकार में निश्चित किया गया है। जो रुपए है उसको मूल्य विशेष आहरण में भी सम्मिलित किया जा सकता है, मतलब उसका अधिकार है। इसका मतलब है कि भारत के जो रुपए है उसको भारत के रुपए को अंतर्राष्ट्रीय कीमत के एसडीआर में तय किया गया, ताकि अलग अलग देशों में मुद्राओं के मूल्य के बीच में सही से तुलना की जा सके। जैसे एक मुद्रा एक एसडीआर मान लीजिए 100 रुपये के बराबर है, तो इस तरह से एक कंपैरिजन की गई जिससे अंतर्राष्ट्रीय में भी सहायक मिल सके, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय में। भारत के रुपए का मूल्य विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों की मुद्राओं से जुड़ गया है। जो भारत का रुपया है उसका मूल्य जो है वो विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों की मुद्राओं से जुड़ गया। जैसे भारत के रुपए को डॉलर में और रुपए को रुपए, डॉलर, मार्क, रूबल जो भी ऊपर पढ़ाए गए थे वही वाले सब, इनका मतलब इनसे रिलेशन है। जैसे रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेन डॉलर का समझते हैं, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह से भारत का जो रुपए का मूल्य है वह विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों की मुद्राओं से जुड़ चुका है, मुद्राओं के मूल्य से। जैसे $1 80 रुपये के बराबर, इस तरह से। रुपए की मुद्रा स्वर्ण या अन्य की मूल्यवान धातु में परिवर्तनशील नहीं है, मतलब रुपए को स्वर्ण वगैरह में चेंज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते, चेंज तो अलग हो जाता है। विदेशी भुगतान में कठिनाई उत्पन्न होने पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई विदेशी मुद्रा ले सकता है। विदेशी भुगतान में जब कठिनाई उत्पन्न हो जाती है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई विदेशी मुद्रा ले सकता है। इस तरह से जो है ये सभी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समझा गया है कि भारत की मुद्रा व्यवस्था कैसी है। तो ये आज का कंप्लीट लेक्चर हो गया है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर, किसी पर्सनल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।